Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता and welcome to गंगा टीईटी पीजीटी होम साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कपास पर परिचर्या की जाती हैं वो कौन कौन सी की जाती हैं वह देखते हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो हम परिचर्या देख लेते हैं, मतलब फिनिशिंग। परिचर्या ये 10वां जो प्रक्रिया है परिचर्या होती है। इससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो पहली प्रक्रिया होती है यानी कपास को यानी खेती करना। कपास की सबसे पहली खेती होती है, खेत बनाए उसके बाद बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद उसके बाद ये देखिए कपास के प्रकार हैं यहाँ पर। भूमि तथा जलवायु, कल्टीवेटिंग कॉटन यानी कपास की खेती करना। उसके बाद ये पौधा है, ये दोनों कपास के बंद कोए, कपास का फूटा हुआ कोया, ये दोनों ये। उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? बीज बोना। पहले कल्टीवेशन होगा, उसके बाद बीज बोया जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर पौधे का विकास होगा और चौथे नंबर पर क्या होगा? चौथे नंबर पर हम कोय एकत्रित करेंगे। जो भी कोय निकलते हैं, जो रूह होती है यानी कपास होता है वो कोय, तो उन्हें हम इकट्ठे करेंगे उसमें। उसके बाद कोय का संग्रह एकत्रित करने के बाद गैदरिंग ऑफ पॉड्स। उसके बाद 5वें नंबर पर हम कोय का संग्रह करेंगे। उसके बाद सूती वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया, यहाँ से हम उसके निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। तो बिनौले निकालना और गांठ बांधना। सबसे पहले क्या करेंगे? गिनिंग एंड वेलिंग करेंगे। पहले उसके बिनौले निकालेंगे, उसके बाद उसमें गांठ बांधेंगे। उसके बाद इसमें बिनौले भी 2 प्रकार से निकाले जाते हैं, सलाई ओंटनी द्वारा और दूसरी सलाई मतलब रॉड द्वारा और सलाई द्वारा। रॉड या प्लैंक सलाई ओंटनी यानी प्लैंक द्वारा। तो ये कपास ओंटनी की सर्वाधिक पुरानी विधि है। इसमें सस्ती विधि कपास को ओंटने से बिनौले टूटते नहीं हैं और मुलायम रेशे पर भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि विधि का निर्माण है। इसमें सलाई रॉड ओंटनी दो वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं। सलाई ओंटनी यानी इसमें 2 वस्तुएं जो प्रयुक्त होती हैं, ओंटनी और सलाई। इसमें रॉड का ही प्रयोग किया जाता है। वो कितने? सलाई, हाँ ये सलाई का मतलब सलाई 10 से 12 तक लंबी 3 से 5 सूत की व्यास की होती है। यह लोहे या पीतल की बनी छड़ होती है। ओंटनी क्या होता है? ये एक लकड़ी का या शीशम, बबूल, सागौन की लकड़ी से निर्मित एक डंडा बोलते हैं हम, यही होता है। इसे हम पीटते हैं, अपने गांव में पीटना कहते हैं। हाथ से ओंटनी, एक ये जो हाथ से ओंटनी होती है वो है 1.5 फुट लंबे 2 बेलन होते हैं। इसमें ऊपर का बेलन भारी व लोहे का तथा नीचे का बेलन खुरदरी रोह लकड़ी का प्रयुक्त होता है। दोनों बेलनों को समांतर क्रम में एक हैंडल की सहायता से चलाया जाता है। दोनों बेलनों में मध्य बिनौले सहित कपास रखकर हैंडल को घुमा दिया जाता है। प्रक्रिया कई बार करने से बिनौले पृथक पृथक हो जाती है। मशीन द्वारा है। इसके बाद ये तीव्र वायु को बेगम प्रभाव किया जा रहा है, ये तो अलग है। ये मशीन ओंटनी द्वारा कपास के बिनौले पृथक करना, तो ये 4 प्रकार से किए जाते हैं। इसमें 5वां है तीव्र वायु प्रभाव द्वारा किया जाना। फिर अगला है मशीन ओंटनी, फिर गांठ बांधना। मशीन से ओंटनी करके गांठ बांधी जाती है। उसके बाद गांठ खोलना, आपस में मिलाना और साफ करना, ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम धुनाई करते हैं 3रे नंबर पर। इसमें ये धुनाई की जाती है। धुनाई के बाद दोहरा करना,
मतलब धुलने के बाद कई बार पूनियों को आपस में मिलाया जाता है। ये प्रक्रिया होती है। 5वें नंबर पर कंघी मतलब कॉम्बिंग करना। कॉम्बिंग करने के बाद कार्डिंग, फिर कॉम्बिंग वो डॉवलिंग, कॉम्बिंग और उसके बाद खींचना, ड्राइंग करना, मतलब थोड़ी सी खींच देते हैं, वो है ड्राइंग करना। उसके बाद घुमाना, रोविंग मतलब घुमा देना। उसके बाद स्पिनिंग कर देना और उसके बाद में हम बुनाई कर देते हैं। बुनाई करने के बाद हम परसज्जा पढ़ते हैं। परसज्जाएँ मतलब फिनिशिंग कितनी हो सकती है, इस पर कौन कौन सी फिनिशिंग होती हैं कपास पर, वो देखते हैं। कपास के वस्त्र पर परिसज्जाओं की परिसज्जाएँ की जाती हैं। सबसे पहले अमोनीकरण। अमोनीकरण का मतलब होता है मजबूती, घिसावट, प्रतिरोधक, चमक और रंगों के प्रति सादृश्यता हेतु ये हमारे अमोनीकरण में होता है। फिर उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, जो फिनिशिंग होती है, वो जीवाणु प्रतिरोधक प्रतिसज्जा, एंटीबैक्टीरियल फिनिशिंग। ये आरोग्य सुरक्षा हेतु की जाती है, यानी कपड़े में कोई रोग ना लगे उसके लिए प्रतिरोधक परिसज्जा की जाती है। कुटाई मतलब बीटनिंग, चपटा प्रभाव देने के लिए हम बीटिंग करते हैं। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग स्पष्ट सफेदी के लिए, जैसे कि नील लगाना, उसे स्पष्ट सफेदी प्राप्त होती है। कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग चमक हेतु की जाती है। सिकुड़न अवरोधक, श्रिंकेज प्रूफ, सिकुड़न से बचाव हेतु ये भी की जाती है। क्रैप प्रभाव, क्रैप इफेक्ट सॉल्वेंट प्रतिरोधक बनाने हेतु और सतह सुंदर बनाने हेतु की जाती है। अगली है ड्रिप ड्राई। ड्रिप ड्राई प्रेस न करने हेतु की जाती है। इस पर ड्रिप ड्राई का मतलब होता है प्रेस न करना, प्रेस इस कपड़े पर नहीं होगी। इम्बोजिंग, इम्बोजिंग का मतलब होता है सजावट हेतु, सजावट करने हेतु इम्बोजिंग यानी फिनिशिंग की जाती है। अगला है अग्नि प्रतिरोधक, फायर प्रूफ। फायर प्रूफ अग्नि से बचाव हेतु जो सरसज्जा की जाती है उसे हम फायर प्रूफ कहते हैं। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग भी चमक के लिए की जाती है, गोंद या किसी उससे की जाती है। इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग गर्मी हेतु की जाती है। मर्सराइजिंग ये भी मजबूती, चमक और रंगों के प्रति सदृशता हेतु की जाती है। 3 चीज़ों के लिए मर्सराइजिंग की जाती है, मजबूती के लिए, चमक के लिए और रंगों के प्रति सदृशता के लिए। मोयरिंग, मोयरिंग का मतलब होता है लहरदार, घुमाव, यानी विभिन्न प्रकार की चमक और फिनिश विभिन्न नमूनों हेतु, यानी पानी की तरह लहरें। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी की तरह लहरदार नमूने किससे बनाए जाते, कौन सी फिनिशिंग की जाती है उसमें, मोयरिंग। तो वह फिनिशिंग नमूने बनाने के लिए की जाती है। नैपिंग, गर्मपन, नरमपन, गर्मपन और अवशोषकता बढ़ाने के लिए हम नैपिंग करते। स्थायी प्रेसिंग, परमानेंट प्रेसिंग आसान देखभाल हेतु की जाती है। सीरिनाइजिंग, सीरिनाइजिंग चमक हेतु की जाती है। सींजिंग चिकना बनाने हेतु की जाती है। धब्बा प्रतिरोधक, स्टेंच रेप्लाइंग आसान देखभाल हेतु की जाती है। कड़ा करना, स्टीफनिंग चिकनेपन और आकार हेतु की जाती है। जल अवरोधक, वाटर रेफ्लेंसी पानी और वर्षा के बचाव हेतु की जाती है। सलवट प्रतिरोधक, रिंकल रेसिस्टेंस रूप बनाए रखने हेतु की जाती है। ये हमारी रही यहाँ पर परिसज्जाएँ। अब हमें यहाँ पर कपास की क्या है संरचना, स्ट्रक्चर भी है यहाँ। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कपास का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज, यानी कपास के परमाणु की आधारभूत इकाई ग्लूकोज है। ग्लूकोज इकाई रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनती है। अणुआंचरी संरचना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कपास के तंतु की ऐंठन और मोटी किनार आसानी से दिखाई देती है। यहाँ तक कि मर्सराइजिंग कपास में भी यह
दिखाई देती है। कपास का तंतु इस रूप में विशिष्ट है कि वह एक कोशिकीय होता है। कपास का तंतु कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यद्यपि कपास के तंतु की बनावट अत्यंत जटिल होती है, इसका मध्यम में स्थिति नलिका सेंट्रल कैनाल, जिसे ल्यूमेन कहते हैं, में द्रव पदार्थ होता है के आसपास दीवार होती है जो कि कई पदार्थों की बनी होती है। और आगे इसमें और देख लेते हैं जो कांटे हैं इनकी। कपास की लंबवत काट में ल्यूमेन ये दिया हुआ है जो पतली सी है। क्यूटिकल जो बाहर की है परत है, ऐंठन ऐंठन है। यहाँ पर परतें दी हैं। क्यूटिकल प्राथमिक दीवार, ल्यूमेन ये अंदर को, ये ल्यूमेन दिया है, द्वितीयक सतह ये सॉरी इसका कपास का संगठन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है। संगठन शुद्ध कपास सेलुलोज का बना होता है और इसमें हमेशा कुछ कार्बोक्सिल समूह SOOH होता है। 100 ग्लूकोज इसकी सीमा प्रति 100 ग्लूकोज अवशोषण में ग्लूकोज एसिड रेसिस्टिव होती है। भौतिक विशेषताओं में देखते हैं। रंग होता है। भौतिक विशेषताओं में लंबाई देख लेते हैं, मोटाई देख लेते हैं, ऐंठन देख लेते हैं और मजबूती देख लेते हैं। उसके बाद हम भौतिक विशेषताओं में लोचनीयता भी देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं पर मेंस में लिखने को आ सकता है। प्रतिस्पंदता देख लेते हैं, तनाव सामर्थ्य देख लेते हैं, इसी में लटकनशीलता, घनत्व है, इसी में हमारा ये रहा अवशोषकता है। उसके बाद साफ सफाई और धुलाई है, क्लीनिंग एंड वॉशबिलिटी, और विरंजक यानी रिएक्शन टू ब्लीच। और उसके बाद हम सिकुड़न, श्रिंकेज, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट, ये आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद 18 फफूंदी प्रतिरोधक ये भी देखा जाता है। कीट प्रतिरोधक कताई उसके बाद, और 6 से 8% कपास हेतु आर्द्रता होती है, यानी 6 से 8% कपास में आर्द्रता होती है। उसके बाद चमक, रासायनिक विशेषताओं में देख लेते हैं। सबसे पहले अम्ल के प्रति अभिक्रिया, और दूसरे नंबर पर क्षार के प्रति अभिक्रिया, और रंगों के प्रति अभिक्रिया, पसीने के प्रति अभिक्रिया, फिर वॉयलेट और अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रति अभिक्रिया। प्रभाव, किरणों का प्रभाव, कपास का उपयोग, ये सब देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कपास का पौधा होता है मुख्यतः कहाँ होता है? तो गर्म स्थानों पर। कपास के पौधे का मुख्य भाग बना होता है तो सेलुलोज से। आप सभी को पता होगा। निम्न के रेशों का कितने प्रतिशत भाग पैक्टिन का रहता है? तो वो 25% रहता है। अधिकांश वस्त्र सूत्रों में कौन सी ऐंठन द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो कौन सी ऐंठन? अधिकांश वस्त्र सूत्रों में कौन सी ऐंठन द्वारा, सामान्य ऐंठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास का जन्मदाता, वो सभी को पता होगा, भारत है हमारा। विश्व की कुल कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान है। अग्रणी स्थान है वो अभी जो इस बुक में दिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अभी रिसेंट में कौन है ये अभी क्लियर मुझे मालूम नहीं है। जो इस बुक में है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कपास तंतु की सबसे बृहत्तम सतह बनी होती है तो क्यूटिकल।
कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखता है, किडनी के आकार का दिखता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? तो काली मिट्टी उत्तम है। किस प्रक्रिया द्वारा तंतु से अशुद्धियों को निकालना, रेशे सुलझाना व उन्हें समांतर करना आदि कार्य किए जाते हैं? तो वो कार्डिंग के द्वारा किए जाते हैं। कंघी करने की प्रक्रिया से जो पूनियाँ तैयार होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? कॉम्ब स्लाइवर कहा जाता है। कताई की किस प्रक्रिया द्वारा मोटा धागा तैयार किया जाता है? तो रिंग फ्रेम द्वारा मोटा धागा तैयार किया जाता है। तंतुओं से सभी प्रकार की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने की विधि को कहते हैं? तो उसे कार्डिंग कहते हैं। कार्डिंग और कॉम्बिंग में हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो मतलब होता है, कॉम्बिंग का मतलब होता है किस रेशे को समांतर करना, और कार्डिंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ निकालना और अशुद्धियों को दूर करना, तंतुओं सभी प्रकार की गंदगी निकालना। वो हमारे कार्डिंग करेगा। कॉम्बिंग एक तार यानी बालों को जैसे काटते हैं वो कार्य कॉम्बिंग करता है। सूती वस्त्र के लिए तंतु प्राप्त किए जाते हैं? तो वनस्पति जगत से। तो ये हमारी जो आंसर की है वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आगे हमारा जो चैप्टर है वो है लीलेन, इसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं।